नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुशील कुमार, गणित प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर, जिला कैथल। आप सभी का एजुसेट हरियाणा के इस वर्चुअल क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 गणित के अध्याय 6 जिसका नाम है त्रिभुज, इसकी प्रश्नावली 6.3 के बारे में बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में एक बेहद महत्वपूर्ण परिमेय आधारभूत समानुपातिकता परिमेय तथा इसका विलोम उसका अध्ययन किया, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में जो भी हम सीखेंगे उसके लिए आपको आधारभूत समानुपातिकता परिमेय उसका बीच बीच में प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक बार जो आधारभूत समानुपातिकता परिमेय है उसकी परिभाषा देख लेते हैं कि आधारभूत समानुपातिकता परिमेय में क्या कहा गया था कि यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा उस त्रिभुज की किसी भी एक भुजा के समांतर है जो अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वो जो दो रेखाएं हैं वो समान अनुपात में विभाजित होती है। और इसका जो विलोम है वो क्या कहते हैं कि अगर वो समान अनुपात में विभाजित होती हैं दो रेखाएं, तो जो वो रेखा है वो तीसरी रेखा के समांतर होगी। तो ये जो रिजल्ट है, ये जो परिणाम है, ये आपको आज की जो हम 6.3 में त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित जो भी नए तथ्य सीखेंगे उनमें इसका प्रयोग आपको बीच बीच में करना पड़ेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित कुछ कसौटियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने कक्षा 9 में भी दो त्रिभुजों की सर्वांग समता से संबंधित कसौटियां की थी, तो आज हम दो त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित कसौटियों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे जो पहली कसौटी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है कोण 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 कसौटी, या जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे ए कसौटी। ए या सिंपली हम लिख लेते हैं इसको इस तरह से कि ए कसौटी। यानी कि इसका अर्थ है कोण 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 समरूपता कसौटी, दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए कोण 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 समरूपता कसौटी। अब ये हमारे पास एक महत्वपूर्ण परिमेय है, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें परिमेय नंबर 6.3 है ये। इसमें कहा गया यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये देखना है कि क्या दिया गया है, क्या हमें सिद्ध करना है और उसके लिए क्या रचना हमें करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे दो त्रिभुजों की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। और एक और त्रिभुज की बात हो रही है, तो दूसरी त्रिभुज हम ले लेते हैं, त्रिभुज DEF। तो ये हमारे पास दो त्रिभुजें हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या गया है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है, यहाँ सामान्य रूप से आप लिख सकते हैं कि दिया है क्या, दो त्रिभुजें, दो
त्रिभुजें ABC तथा DEF जिसमें यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों, इनके संगत कोण बराबर है, यानी कि कोण A कोण D के बराबर है, कोण A बराबर है कोण D, कोण B बराबर है कोण E, और इसी तरह से कोण C बराबर है कोण F। तो ये हमें दिया गया है या दिया है। इसके बाद हमें क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों जो त्रिभुज है वो कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है, ये समरूप के लिए चिन्ह हो गया, त्रिभुज DEF की। तो ये हमें सिद्ध करना है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, अब दो त्रिभुजें या दो बहुभुज समरूप कब होते हैं? जब उनके संगत कोण बराबर हो, ये तो हमें दिया ही हुआ है, और जब उनकी संगत भुजाएं समानुपात में हो। तो हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं अगर वो समानुपात में हम दिखा दें तो क्या हो जाएंगे, फिर ये जो दोनों हमारे पास त्रिभुज हैं वो कैसे हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगे। तो यही यहाँ पे यही बात है कि अगर संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगी। अगर संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगी तो उनका, इसलिए वो जो त्रिभुज है वो कैसे हो जाएंगे, समरूप होंगे। तो यानी कि हमें दो पार्ट प्रूव करने हैं कि एक तो ये प्रूव करना है कि उनकी संगत भुजाएं एक अनुपात में है, और दूसरा कि ये त्रिभुजें समरूप है। तो आप जब हम समरूप सिद्ध कर देंगे तो जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में ही होंगी। तो यहाँ पे दोनों ही पार्ट इसके अंदर आ जाएंगे। अब देखो हम इसके लिए क्या रचना करते हैं, हम इसके लिए रचना कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि AB के बराबर DP और AC के बराबर DQ ये ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं कि AB बराबर है DP, AC बराबर है DQ, काटिए, तथा PQ को मिलाइए। तो यहां पे हमने क्या किया कि AB DP के बराबर और AC DQ के बराबर लिया है, और P और Q को मिला दिया। तो हम P और Q को हम मिला देते हैं, ये हमने इसको मिला दिए। अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो अगर इसके प्रूफ की बात करें, हम लेते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में हमारे पास जो कोण A है और कोण D है बराबर है। कोण A बराबर है कोण D, कहां से दिया है। इसके अलावा AB DP के बराबर है, AB DP रचना से। इसी प्रकार AC DQ के बराबर है, ये भी रचना से। अब आप देखेंगे कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरी त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर है, और उनके जो अंतर्गत कोण हैं
वो भी बराबर है, उनके अंतर्गत कोण भी बराबर है। तो इस वजह से जो दो त्रिभुजें होगी वो कैसी होगी, सर्वांगसम होगी। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का निशान है। त्रिभुज डी पी क्यू के सर्वांगसम होगी। कौन से नियम के साथ, ये हमारे पास नियम कौन सा हो गया, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि एस ए एस सर्वांग समता से ये जो है दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम होगी। अब अगर ये त्रिभुजें सर्वांगसम है तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। तो अगर ये त्रिभुजें सर्वांगसम है तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि देखो कोण ए तो कोण डी के बराबर है ही है, तो हम कह सकते हैं कि जो कोण बी है वो कोण पी के बराबर है और जो कोण सी है वो कोण क्यू के बराबर है। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि कोण बी बराबर है कोण पी, कोण पी, और कोण सी बराबर है कोण क्यू। आप इसको, यह है हमारे पास सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। आप इसको सी पी सी टी शॉर्ट में लिख सकते हैं, यहां पे भी सी पी सी टी, कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। अब ये आ गया हमारे पास। प्यारे बच्चों, अब आप देखेंगे कि कोण बी कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण पी के बराबर है, लेकिन कोण बी तो किसके बराबर था, कोण ई के बराबर था, लेकिन कोण जो बी है वो कोण ई के बराबर है, और यहां से कोण सी कोण एफ के बराबर है। अब यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, यहां से हमारे पास इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलता है कि बी पी कोण बी कोण पी के इक्वल है, कोण बी कोण ई के इक्वल है। इसका मतलब कोण पी और कोण ई बराबर है, और यहां से इसी तरह से कोण क्यू और कोण एफ भी बराबर है। अब यहां पे हम पहुंचते हैं तो कोण P और कोण E, अब यहां से देखो आप समझें, कोण P और कोण E बराबर है। अब आप देखेंगे कि ये हमारे पास, अगर हम इसको आगे बढ़ा दें, इसको भी हम आगे बढ़ा दें, और ये हमारे पास दो रेखाएं होंगी और ये हमारे पास तिर्यक रेखा होगी, तो ये हमारे पास संगत कोण है। तो ये कोण बराबर हो गए, ये तिर्यक रेखा होगी, तो ये संगत कोण हो गए। तो इसका मतलब ये जो पी क्यू है और ई एफ है ये कैसे होंगे, आपस में समांतर होंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि पी क्यू समांतर है किसके, ई एफ के समांतर है। यहां से भी यही बात है, देखो कोण क्यू और कोण एफ ये हमारे पास बराबर है, तो ये दो रेखाएं होंगी, ये तिर्यक रेखा होगी और ये संगत कोण बराबर होगी, यानी कि दोनों समांतर हो जाएंगे। तो दोनों से हमारे पास कंक्लूजन क्या निकल गया कि पी क्यू और ई एफ आपस में समांतर है। अब पी क्यू और ई एफ अगर आपस में समांतर हैं तो इसका अब हम आधारभूत समानुपातिकता परिमेय अप्लाई कर देते हैं। अब ये भुजा अगर इसके समांतर है तो ये जो पी क्यू है ई एफ के समांतर है, तो बाकी की जो दो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में विभाजित होंगी। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि डी पी बटे में पीई बराबर है डी क्यू बटे में क्यू एफ, ये आपस में हमारे पास बराबर हो जाएंगे। कौन से नियम से, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय।
आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से हम ये बात कह सकते हैं। अब आपको दिखाना यह है कि ए बी बटे में डी पी, ए बी बटे में डी ई। अब देखो डी पी हमारे पास किसके बराबर है? डी पी हमारे पास हमने जो रचना की थी डी पी ए बी के ही बराबर है और डी क्यू ए सी के बराबर है। तो यहाँ पे ए बी और यहाँ ए सी तो आ गया, तो हमें दिखाना है ए बी बटे में डी ई, लेकिन नीचे डी ई नहीं है, नीचे हमारे पास डी ई नहीं है। हम इन दोनों का विलोम कर देते हैं। इन दोनों का विलोम करने पर हमें क्या मिल गया? पी ई बटे में डी पी बराबर है क्यू एफ बटे में डी क्यू। अब हम क्या करते हैं, इनमें दोनों साइड में दोनों तरफ एक एक प्लस कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा? जब हम दोनों साइड में एक एक प्लस करेंगे तो पी ई बटे में डी पी, यहां पे भी एक प्लस कर दिया, और क्यू एफ बटे में डी क्यू, यहां पे भी एक प्लस कर दिया। अब इनका एलसीएम लेंगे। देखो यहां पे हमारे पास डी पी, ये पी ई प्लस डी पी, और यहां से डी क्यू, क्यू एफ प्लस डी क्यू। अब आप देखिए पी ई प्लस डी पी, पी ई प्लस डी पी, ये और ये, तो पूरा ये किसके इक्वल हो जाएगा? डी ई के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया डी ई के इक्वल बटे में डी पी, क्यू एफ और डी क्यू, तो ये पूरी कंप्लीट हो जाती है। किसके इक्वल हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? डी एफ के बटे में डी क्यू। अब फिर हम इसका विलोम कर देते हैं। इसका दोबारा से जब हम विलोम कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें मिल जाएगा डी पी बटे में डी ई बराबर है डी क्यू बटे में डी एफ, डी पी बटे में डी ई और डी क्यू बटे में डी एफ। लेकिन डी पी किसके बराबर है? डी पी रचना से डी पी ए बी के बराबर है बटे में डी ई, और दूसरा डी क्यू किसके बराबर है? ए सी बटे में डी एफ। अब आप देखेंगे ए बी बटे में डी ई बराबर है ए सी बटे में डी एफ, ये आ गया हमारे पास। तो हम यहां से इसको एक मान लेते हैं। अब हम लिखेंगे कि इसी प्रकार जब हमने ये सिद्ध कर दिया तो हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी बटे में डी ई किसके बराबर होगा? बी सी। जब इसके बटे में ये और इसके बटे में हम ये सिद्ध कर देते हैं तो ए बी के बटे में डी ई और बी सी के बटे में ई एफ भी सिद्ध हो जाएगा, ई एफ। इसको हम 2 मान लेते हैं। तो अब हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 और 2 से। अब देखो हमारे पास आ गया ए बी बटे में डी ई और ए सी बटे में डी एफ और बी सी बटे में ई एफ। अब देखो संगत कोण बराबर थे, हमने क्या सिद्ध कर दिया? संगत भुजाएं समानुपात में होगी, और अगर संगत कोण बराबर है और संगत भुजाएं समानुपात में है तो जो त्रिभुजें हैं वो कैसी होंगी? समरूप होंगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो ये हमारे पास सिद्ध हो जाती है कोण समरूपता कसौटी। तो प्यारे बच्चों, एक बेहद महत्वपूर्ण परिमेय, 2 त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित एक महत्वपूर्ण कसौटी, जिसमें हमने सीखा कि अगर एक त्रिभुज के 3 कोण दूसरी त्रिभुज के 3 संगत कोणों के बराबर हों तो जो उनकी संगत भुजाएं हैं वो भी समानुपात में होंगी। और जब संगत कोण बराबर हो गए और संगत भुजाएं समानुपात में हो जाएंगी तो त्रिभुजें आपस में कैसी हो जाएंगी? समरूप हो जाएंगी। तो ये होगी हमारे पास
कौन 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 समरूपता कसौटी। यहाँ पे जो ए है वो एंगल, इंग्लिश में कौन को एंगल बोलते हैं, तो इस वजह से इसको ए से लिखा गया है। आप इसको कौन 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 समरूपता कसौटी भी लिख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अब एक प्रश्न उठता है कि क्या हो अगर एक त्रिभुज के जो संगत कोण है, तीनों संगत कोण की बजाय अगर एक त्रिभुज के दो कोण दूसरी त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हों, तो फिर हमें क्या मिलेगा, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। अब आप सपोज करें, एक बार सोचें कि एक त्रिभुज के अगर दो कोण दूसरी त्रिभुज के दो कोणों के बराबर होंगे, लेकिन हमें ये तो पता ही है कि जो त्रिभुज के संगत त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब अगर एक त्रिभुज के दो कोण दूसरी त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर होंगे तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का तो योग है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास तीनों संगत कोण बराबर की बजाय एक त्रिभुज के दो कोण दूसरी त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हों, तब भी हम ये दिखा देंगे कि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरी त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो इस वजह से पहली त्रिभुज का तीसरा कोण दूसरी त्रिभुज के तीसरे संगत कोण के बराबर होगा। तो तीनों कोण बराबर होंगे, तो तीनों कोण बराबर हो गए तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसी तरह से हम इसको दोबारा से लिख देंगे। तो यहाँ से हमें एक और कसौटी मिलती है जिसको हम कहेंगे कौन कौन समरूपता कसौटी। जैसे यहाँ पे कौन 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 समरूपता कसौटी है जिसके लिए ए लिखते हैं, तो इसी तरह से हमारे पास ए कसौटी जिसको हम कहेंगे कौन कौन कसौटी। जिस तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, हम इसको भी बड़ी आसानी से सिद्ध कर देंगे। यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आप इसमें देखेंगे कि अगर हम एक त्रिभुज ले लें ABC और दूसरी त्रिभुज ले लें DEF। अब अगर हमारे पास ये कोण 50 डिग्री का ले लें हम, ये 60 डिग्री का ले लें, यहाँ पे हम इसके दो कोण इसके कोई भी दो कोण के बराबर ले लें, मान लो ये 50 डिग्री का ले लें और ये 60 डिग्री का ले लें। अब हमें तो पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। अब दो कोण हमारे पास 60 डिग्री और 50 डिग्री के हैं, तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 70 डिग्री का। और ये भी 110 डिग्री है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा। तो इस त्रिभुज के तीन कोण का माप 50 डिग्री 60 डिग्री और 70 डिग्री है, और यहाँ पे भी माप कितना है, 50 डिग्री 60 डिग्री और 70 डिग्री। तो इसका मतलब तीनों कोण बराबर हो गए, दो कोण बराबर हो गए तो तीनों कोण बराबर हो गए, और तीनों कोण बराबर हो गए तो हमने जब संगत कोण बराबर होते हैं तो हम त्रिभुजों को समरूप दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, कोण A किसके बराबर है, कोण A बराबर है किसके, 50 डिग्री। यहाँ पे कोण E के बराबर है। कोण B 60 डिग्री, कोण B 60 डिग्री किसके बराबर है, कोण F के बराबर है। और कोण C 70 डिग्री कोण D के बराबर है, कोण D के बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप जब आप लिखोगे तो यहाँ पे त्रिभुज ABC समरूप है, तो आप देखेंगे A के लिए E है त्रिभुज, यहाँ पे E, B के लिए F है, F,
और सी के लिए डी है, सी के लिए डी है। तो इस तरह से इनका जो क्रम है वो आपने नहीं बदलना है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप कौन कौन समरूपता कसौटी को भी सिद्ध कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए दो उदाहरण से कौन समरूपता कसौटी और कौन समरूपता कसौटी को समझते हैं। पहला उदाहरण है हमारे पास कि बताइए कि नीचे दिए त्रिभुजों के युग्म समरूप है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास त्रिभुजों का युग्म दिया हुआ है, हमें यह बताना है कि ये जो त्रिभुज है समरूप है या नहीं। ठीक इसी प्रकार इसके बारे में हमें बताना है कि ये समरूप है या नहीं। अगर हम पहले वाले युग्म की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कोण ए है वो 60 डिग्री है, कोण बी 80 डिग्री, कोण सी 40 डिग्री। ठीक इसी तरह से त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी 40 डिग्री, कोण क्यू 80 डिग्री और कोण आर 60 डिग्री है। तो अब आप देखेंगे कि कोण ए 60 डिग्री है और यहाँ पे कोण आर 60 डिग्री है। कोण ए और कोण आर दोनों ही 60 डिग्री है। इसी तरह से कोण बी और कोण क्यू ये हमारे पास 80 डिग्री है, कोण बी और कोण क्यू। इसी तरह से कोण सी और कोण पी ये हमारे पास 40 डिग्री है। अब देखो, एक त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के 3 संगत कोणों के बराबर हो गए। तो इसका मतलब कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुजें कैसी होगी, समरूप होगी। लेकिन प्यारे बच्चे एक बात ध्यान रखना है कि क्रम नहीं चेंज करना है। अब देखो, अगर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है। अब देखो, ए कोण के लिए आर है, शीर्ष जो वो आर है, तो त्रिभुज यहाँ पे पहले आर, बी के लिए क्यू है तो फिर क्यू और सी के लिए पी है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज आर क्यू पी के। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। और यहाँ पे कसौटी कौन सी लगी है, ए या फिर कोण समरूपता कसौटी। ठीक इसी तरह से अगर हम इस दूसरे युग्म के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो कोण डी है वो 70 डिग्री है, कोण ई 80 डिग्री है, कोण एफ नहीं पता है, कोण पी हमें नहीं पता है, कोण क्यू 80 डिग्री है और कोण आर 30 डिग्री है। अब प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि अगर हमें दो कोणों का पता है तो तीसरे कोण का माप आप निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 80 और 70 150 हो गई, तो ये हमारे पास 30 डिग्री का हो गया। और यहां पे भी आप देखेंगे ये 80 और ये हमारे पास 30 है, तो ये 110 हो गए। तो ये वाला जो कोण होगा हमारे पास कितने डिग्री का हो जाएगा, ये 70 डिग्री का हो जाएगा। या फिर ये कहें, आपको इसको निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। अब आप देखें, एक त्रिभुज के हमें तीनों कोणों का पता है और एक त्रिभुज के 2 कोणों का पता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 70 डिग्री है, यहाँ पे भी 70 डिग्री है, यहाँ 80 डिग्री है और यहाँ पे भी 80 डिग्री है। तो इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक त्रिभुज के अगर 2 कोण दूसरी त्रिभुज के 2 संगत कोणों के बराबर हो तो भी वो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि कोण कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DEF समरूप है। अब देखो, 70 के लिए 70 है तो त्रिभुज P, उसके बाद त्रिभुज P 80 के लिए ये फिर हमारे पास क्या हुआ जाएगा और ये R। तो यहाँ पे हमने कौन जो समरूपता कसौटी है उसका प्रयोग कर लिया है। तो यहाँ पे दोनों ही त्रिभुज हमारे पास समरूप है, दोनों ही युग्म हमारे पास कैसे हैं, समरूप है। आप ध्यान रखेंगे कि जो कौन समरूपता कसौटी है वो एक्चुअल में कौन समरूपता कसौटी का ही एक पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं
इसमें कहा गया है कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करनी है। अब हम इसको हल करते हैं। पहले बच्चों देखते हैं कि हम जो खंबा है उसको हम इस ए बी से दर्शाते हैं। तो ये हमारे पास एक खंबा है जिस पर यहां पे बल्ब लगा हुआ है। तो ये हम इसको खंबे से दर्शा लेते हैं और उसके बाद ये बताया गया कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से परे 1.4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। तो अब देखो इसकी चाल दे रखी है जिस चाल से वो लड़की चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, यहां पे बल्ब है यानी कि ये जो ऊंचाई है वो 3.6 मीटर है यहां से यहां तक की। तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो जो लड़की जो बल्ब लगे खंबे के आधार से इस चाल से चल रही है 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो 4 सेकंड के बाद वो इधर कहीं पहुंच जाएगी। मान लो 4 सेकंड के बाद उसकी स्थिति ये है, तो ये सी और ये डी, इससे हमने इसको डिनोट कर दिया। यानी कि ये सी डी जो लड़की की लंबाई है उसको दर्शा रही है और यहां पे बल्ब लगा हुआ है तो उस लड़की की छाया यहीं कहीं जमीन पे आएगी। तो अब अगर हम इसको इस तरह से मिलाएं तो यहाँ पे जो लड़की की छाया है वो जमीन पे आएगी कहीं यहाँ पे। इसको ई पॉइंट से ले लेते हैं। तो ये लड़की की छाया की लंबाई क्या होगी? डी ई, ये लड़की की छाया, ये लड़की है इधर बल्ब लगा हुआ तो छाया इधर होगी, तो डी ई लड़की की छाया की लंबाई है जो हमें ज्ञात करनी है। अब आप देखेंगे हमारे पास जो ए बी है, ए बी का जो मान है वो 3.6 मीटर है, 3.6 मीटर। सी डी लड़की की ऊंचाई को या लंबाई को रिप्रेजेंट कर रही है, लड़की को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि सी डी जो है वो लड़की की ऊंचाई है। लड़की की ऊंचाई कितनी है आप देखेंगे 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। तो ये देखो मीटर में है तो हम इसको भी मीटर में बदल देते हैं, तो 90/100 यानी कि 0.9 मीटर। यहां पे लिख दिया हमने 0.9 मीटर। अब जो लड़की की चाल है, लड़की की चाल यह है 1.2 मीटर प्रति सेकंड। अब लड़की इस चाल से चल रही है, जो खंबा है उसके आधार से इधर आई, तो जो बीडी है तो लड़की ने इसका मतलब 4 सेकंड में इतनी दूरी तय की। यहां पे 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई, यानी कि जो बीडी है वो 4 सेकंड में उस लड़की ने जितनी दूरी तय की है। तो जब लड़की की चाल 1.2 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड में 1.2 मीटर चलती है, तो 4 सेकंड में इसको 4 से गुना कर दो, 4.8 मीटर। तो इतनी दूरी वो तय कर लेगी, यानी कि ये जो बीडी है ये 4.8 मीटर है। और हमें लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम इसको x मान लेते हैं। माना लड़की की छाया की लंबाई, इसको डी से लिखते हैं और इसको हम x मीटर मान लेते हैं। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। अब आप देखेंगे त्रिभुज, हमारे पास एक तो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी ई और
ई में दो त्रिभुज है, कोण बी बराबर है कोण डी, कैसे है? समकोण। कोण ई बराबर है कोण ई, दोनों में ही है साझा कोण या फिर समान कोण। ये आ गया हमारे पास, यहां पे हमारे पास क्या आ गया? एक तो ए बी ई है और एक हमारे पास सी डी ई है। अब देखो दो कोण, एक त्रिभुज के जो दो कोण है दूसरी त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो गए। कोण बी कोण डी के बराबर हो गया और कोण ई कोण ए के बराबर हो गया। तो कोण कोण समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी डी ई के। अब अगर त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपात में होगी, तो संगत भुजाएं समानुपात में होंगी तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बटे में सी डी बराबर है। बड़ी त्रिभुज में ये जो पूरी बड़ी त्रिभुज है इसमें ए बी और छोटी वाली में सी डी, इनका अनुपात। और इसी तरह से बड़ी त्रिभुज की बीई और छोटी त्रिभुज में सी डी या डीई, जो संगत भुजाएं हैं समानुपात में होगी। तो यहां पे हमारे पास कितना है? ए बी 3.6, सी डी 0.9, बीई देखो ध्यान से आप, बी जो ई है ये बी डी प्लस डीई है, 4.8 प्लस एक्स है। ये हमारे पास हो गया 4.8 प्लस एक्स और डीई का मान हमारे पास एक्स है। देखो दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ इसके नाम का ऊपर 10 लगेगा, इसके नाम का नीचे 10, तो यहाँ हम इसको ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं। तो ये 36 रह गया और ये 9 एकम 9 9 चौके 36, तो यहाँ 4 है और यहाँ 1 है। तो आर बार जब गुना करेंगे तो हमारे पास यहां से मिल गया हमें 4x और यहाँ 1 के साथ करेंगे तो 4.8 प्लस एक्स, ये एक्स इधर ले जाते हैं, 4x माइनस एक्स बराबर है 4.8, तो 3x बराबर है 4.8, तो x बराबर है 4.8 बटे में 3। तो 4 8 12 यानी कि 3 पे भाग हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 एक बच गया, 0.18 से 3 6 18, तो यहाँ पे 6 आ गया हमारे पास, ये 6, तो ये हमारे पास आ गया 1.6। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लड़की की छाया की लंबाई बराबर है 1.6 मीटर। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप जो कौन समरूपता कसौटी है और कौन समरूपता कसौटी का प्रयोग प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों को हल करने में कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके विषय पर जो पकड़ है वो मजबूत होती चलेगी, गणित विषय में आपकी रुचि बढ़ती चलेगी। थैंक यू वेरी मच।